हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे हम सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये एक ज़ेनिथ गुरु की टेस्ट सीरीज है जिसमें हम टोटल 12 पेपर कराते हैं, साइंस एंड मैथ्स मिला के, ठीक है। एंड हर एक पेपर में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं। बट इस बार टाइम ना होने के कारण, ठीक है, टाइम की कमी होने के कारण हम सारे के सारे पेपर ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर पाए हैं। हालांकि ये सारे के सारे पेपर हमने ऑफलाइन में कंडक्ट करवाए थे, ठीक है। बट मैंने सोचा कि इस बार एटलीस्ट 2 पेपर मैं आपको करा दूं। तो एक पेपर ऑलरेडी आपको मिल चुका है एंड दिस इज आवर सेकेंड पेपर, जिसमें अगेन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये आपका फुल सिलेबस टेस्ट है। इसमें फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई नेक्स्ट स्टेप का पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपके पूरे 20 on 20 आते हैं दैट मीन्स यू आर जीनियस, और अगर 18 आते हैं, 18 अबव दैट मीन्स एक्सीलेंट, 15 है, 15 अबव है दैट मीन्स परफेक्ट, 12 आता है तो एवरेज, एंड बिलो 12 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो हम इस केस में क्या करा देते हैं, बच्चे का रीटेस्ट करा देते हैं। ओके चलो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं। बढ़िया है, शुरू कर दें। चलिए भाई, फिर शुरू करते हैं अपने इस पेपर को, है ना। चलो ठीक है। सो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, सेशन 2025-26 एंड वन बाय वन हम सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, What is the primary functions of red blood cells? Yes, red blood cells का primary function क्या होता है? Carry oxygen, fight infections, regulate body temperature या फिर transport nutrients। क्या काम होता है बेटा आरबीसी का? हाँ, क्या काम होता है? तो आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी कंटेन प्रोटीन, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन बाइंड विद दी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होता है और ये हमारे लंग्स में जाता है एंड लंग्स से क्या होता है, हमारे हार्ट में जाएगा, वहां पे पंप होगा और फिर पूरी बॉडी में हमारा ये चला जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इसको कैरी कौन करता है, आरबीसी। तो आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, उसका प्राइमरी काम है, प्राइमरी फंक्शन है आरबीसी का टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हु डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। तो यहाँ पे लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? अब जल्दी जल्दी में यहाँ पे रॉबर्ट हुक, देखो रॉबर्ट हुक तो यहाँ पे दे भी नहीं रखा है ना, रॉबर्ट ब्राउन दे रखा है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि रॉबर्ट हुक अगर ऑप्शन में होता तो डेफिनेटली काफी सारे बच्चे रॉबर्ट हुक टिक कर कर आते, बट बेटा रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल को आइडेंटिफाई किया था, है ना, डेड सेल को ढूंढा था उन्होंने। लिविंग सेल को किसने ढूंढा था, वर्चू, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजी या फिर लिविन हॉक। किसने ढूंढा था, लिविन हॉक ने ढूंढा था, ठीक है। किसने ढूंढा था, लिविन हॉक ने ढूंढा था, ठीक है, पॉन्ड वाटर में से। क्या इतनी चीजें करेक्ट है? हाँ, और लिविन हॉक को हम और क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज दी फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है? जाइलम है, कोलेनकाइमा है, स्केलेनकाइमा है या फिर पेरेनकाइमा है। द स्टेबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है प्लांट्स में? दिस इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। किसकी वजह से होता है? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू दी यंग स्टेम और यंग स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड बेंड करने में हेल्प करती है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कोलेनकाइमा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th. So question 4th is which of the following is correct combination of connective tissues and its function. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और उसके फंक्शन में यहाँ पे कौन सी चीज है एकदम करेक्ट रिप्रेजेंट की गई है. तो कार्टिलेज कनेक्ट मसल्स टू बोन, लिगामेंट कनेक्ट बोन्स टू बोन, टेंडन कनेक्ट बोन्स टू नर्व एंड ब्लड स्टोर फैट इन द बॉडी. यस, विच वन इज करेक्ट? जल्दी बता दो कौन सी चीजें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी. हाँ, कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट होगी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो लिगामेंट जो है, लिगामेंट मीन्स कनेक्ट बोन्स टू बोन्स होता है. ठीक है, लिगामेंट्स मीन्स कनेक्ट बोन्स टू बोन्स. ठीक है, जॉइन बोन्स एट जॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे देख लो. राइट, टेंडन की अगर हम बात करें तो टेंडन क्या करता है? कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, नॉट नर्वस, मसल्स टू बोन्स. और अगर हम कार्टिलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे ना लिखा है कनेक्ट मसल्स विथ, नहीं, कनेक्ट मसल्स टू बोन्स. तो कार्टिलेज का काम क्या होता है? स्मूथ सरफेस एट जॉइंट. ठीक है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना. राइट, क्लियर है? सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4th के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th. सो क्वेश्चन 5th इज क्वेश्चन 5th है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ऑर्गेनली. ठीक है, सेल ऑर्गेनल यहाँ पे कौन से नहीं है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लास्टिड्स. यस, कौन से यहाँ पे सेल ऑर्गेनली नहीं है? ये बता दो. नॉट अ सेल ऑर्गेनल कौन से हो जाएंगे? दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस भी है, प्लास्टिड्स भी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इट गिव द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. ये क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. दिस इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्लियर? बाकी सारे के सारे यहाँ पे सेल ऑर्गेनली है. Okay, now next question is question number 6th. So question 6th है हमारा which one is an oil yielding plant among the following. इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो ऑयल को यील्ड करता है? यस, ऑयल प्रोड्यूस करता है. दैट इज लेंटिल, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर एंड हिबिस्कस. कौन यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस करता है? यस, कौन यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस करेगा? तो ऑफ कोर्स इट इज सनफ्लावर. सनफ्लावर ऑयल के बारे में आप सबने सुना है. यस, सनफ्लावर ऑयल के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है? तो ये क्या करता है? ये ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करता है. इसको हम कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सनफ्लावर ऑयल को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बेटा? कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है ये सनफ्लावर ऑयल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th. सो क्वेश्चन नंबर 7th इज विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कौन सा इसमें से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है? राइस, मिलेट, ठीक है, शोरगुन एंड ग्राम. कौन सा इसमें से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है? सी, कार्बोहाइड्रेट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देता है. तो यहाँ पे कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? दैट इज क्या हो जाएगा? ग्राम. तो ग्राम हमको क्या देता है बेटा? यस, ग्राम से अगर हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो ग्राम क्या प्रोवाइड करने का काम करता है? इट इज रिच इन प्रोटीन. ठीक है, इट इज रिच इन प्रोटीन. राइट, तो ये हमको प्रोटीन देता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा which of the following phenomena takes place when we add a drop of Dettol in water. आप पानी ले लो, पानी में आप डेटॉल डाल दो. ठीक है, ये याद है आपको? फर्स्ट चैप्टर का एक्सपेरिमेंट था हमारा. ठीक है, KMnO4 के साथ और डेटॉल के साथ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपने
100 ml पानी ले लिया, उसमें डिटॉल डाल दिया, फिर और पानी 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 करते चले गए, और आपको बहुत टाइम के बाद भी आपको दिखेगा कि हाँ अभी भी पानी में से डिटॉल की स्मेल आ रही है। तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? अभी भी पानी में से डिटॉल की स्मेल आ रही है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट? सो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई जो इंटरमिक्सिंग हुई है ना, जो इंटरमिक्सिंग हुई है इसकी वजह से अभी भी हमको स्मेल आ रही है डिटॉल की, राइट? सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। So ninth question is, Tyndall effect is observed in which of the following? किसमें आपको यहाँ पे Tyndall effect देखने के लिए मिलेगा? So Tyndall effect का मतलब होता है scattering of light to make path visible, ठीक है? So true solution, starch plus water, alum plus water and NaCl plus water. Yes. कौन यहाँ पे Tyndall effect शो करेगा? याद रखना, जो क्लोइड्स होते हैं, जो सस्पेंशन होते हैं, यही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, यही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ट्रू सोल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। एंड यहाँ पे जो हमको स्टार्च प्लस वाटर दिख रहा है, ठीक है, स्टार्च प्लस वाटर जो दिख रहा है दैट इज कोलॉइड, ये हमारा यहाँ पे कोलॉइड हो जाएगा। एंड कोलॉइड ऑलवेज शोज टिंडल इफेक्ट, राइट? नाउ आ जाते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। एंड 10th क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन 10th, Which of the following is an example of metalloids? कौन सा इसमें से मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन। मेटलॉइड्स जो वक्त आने पे मेटल की तरह बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, विच पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम मेटलॉइड कहते हैं, राइट? सो कहाँ गया ये? ओके, हट गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10th को हम वापस से ले लेंगे। और अब बता दो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, क्लोरीन एंड कार्बन बोथ, ये भी दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल है। बट सिलिकॉन यहाँ पे मेटलॉइड हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन यहाँ पे मेटलॉइड हो जाएगा, विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, विच पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन नंबर 11th इज, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। चलो, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे बनता है? काफी बार ये क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे बनता है? आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन इन वैसलीन, आयोडीन इन वाटर एंड आयोडीन इन एल्कोहल। तो ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, ठीक है। क्या है बेटा? एंटीसेप्टिक क्रीम है, जो चोट वगैरह पे या फिर कहीं कट लग जाता है तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैसे बनता है? आयोडीन इन एल्कोहल से ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? आयोडीन इन एल्कोहल से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 12th इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलॉइड। यहां पे कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यस, यहां पे कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एयर, मिल्क, स्टार्च एंड सैलेड बोल। यस, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड? एयर नहीं होगा, मिल्क, सॉल्ट सोल्यूशन, सैलेड बोल, नो। तो मिल्क यहाँ पे कोलॉइड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मिल्क कोलॉइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th, ओके, क्वेश्चन नंबर 12th का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th. So question 13th is the number of valence electron in chlorine INR. number of valence electron, क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आर, ठीक है, 16, 8, 17 एंड 18. कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? यस आप बोलोगे मैम इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है जो हमको चाहिए. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं. देखो नॉर्मल क्लोरीन कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं दैट इज 2, 8, 7, लेकिन यहाँ पे Cl नेगेटिव है. Cl नेगेटिव मतलब इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है. तो जब इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो ये क्या बन जाएगा? 2, 8, 8. तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? यस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं लास्ट शेल में. क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 8. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. So question 14th is Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for discover of. तो Rutherford alpha particle scattering experiment ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? Yes, atomic nucleus, electron, proton and neutron. Rutherford ने बेटा अपने इस एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी की थी? एनी आइडिया? उन्होंने क्या कहा था? काफी सारे उन्होंने कंक्लूजन दिए एंड एट द एंड उन्होंने क्या कहा कि सेंटर पे कुछ ना कुछ ऐसा बहुत भारी भरकम सा है, यानी कि पूरे एटम का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड एटम का न्यूक्लियस, है ना. उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम का न्यूक्लियस इज एटॉमिक न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. चलिए, सो क्वेश्चन 15 है यहाँ पे, एटॉमिसिटी ऑफ फ्लोरीन इज. फ्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होती है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, यानी कि कितने बॉन्ड बनाता है. तो फ्लोरीन तो कैसा होता है बताना जरा. फ्लोरीन की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 1, 2, 3 एंड 4. क्या लगता है? यस क्या लगता है आपको कि फ्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होनी चाहिए? क्या फ्लोरीन कभी भी अकेला एग्जिस्ट कर पाएगा? सोचो. हाँ, क्या फ्लोरीन कभी भी अकेला एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाता है ना. हमेशा फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हमेशा फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा F2. यानी कि कितनी एटॉमिसिटी होगी एक फ्लोरीन की? कितनी एटॉमिसिटी हो गई है एक फ्लोरीन की? 2 एटॉमिसिटी हो गई. कितनी हो गई है? 2 एटॉमिसिटी हो गई है. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. सो क्वेश्चन 16 है, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम. सबसे ज्यादा तेज आवाज किसमें होगी? हाँ जी, सबसे ज्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस किसमें होता है? एयर, वाटर, सॉलिड एंड वैक्यूम. एयर, वाटर, सॉलिड एंड वैक्यूम. सबसे फास्टेस्ट आवाज किसमें जाएगी? यस किसमें जाती है? जल्दी बता दो. सबसे फास्टेस्ट आवाज हमारी जाती है सॉलिड में. क्यों? हाँ, सबसे तेज आवाज हमको सॉलिड में मिलता है. क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है ना कैसे होते हैं? वो बहुत पास पास होते हैं. ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे को ऐसे धक्का देते रहेंगे एंड प्रोड्यूस साउंड मोर क्विकली. ठीक है, ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड व्हाट ये एयर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. So question 17th is, ठीक है, क्वेश्चन 17th है हमारा यहाँ पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड आर यूज्ड इन. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड आर यूज्ड इन. कहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यूज किया जाता है? रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम,
अल्ट्रासोनिक इमेजिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। यस, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बेटा? यस, कहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज रडार। हाँ, रडार में होता है, सोनार में होता है, अल्ट्रासाउंड में भी होता है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, है ना? 17th के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18th। चलिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 18th is the range of frequencies. The range of frequencies that can be heard by a human ear is approximately. हम कितनी फ्रीक्वेंसीज तक सुन सकते हैं? सोच के बताओ जरा, आप कितनी फ्रीक्वेंसीज तक सुन सकते हो, कितने से नहीं सुन सकते? जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो भी आप नहीं सुन पाओगे, जब बहुत लो फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी तो भी आप नहीं सुन पाओगे। हमारे कान के सुनने की क्षमता कितनी फ्रीक्वेंसी की है? 1 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज, नॉट 1000, इट्स 100। सेकेंड है 100 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज। थर्ड है हमारे 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, एंड देन 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज। तो हमारे कान की, है ना, हम कितना हर्ट्ज तक सुन सकते हैं? दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। उससे ऊपर मतलब 20,000 से ज्यादा और 20 हर्ट्ज से कम हम नहीं सुन सकते। ठीक है, हम जो भी सुनते हैं वो इतने ही हर्ट्ज के बीच में सुनते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19th। सो क्वेश्चन 19th क्या है? What does area of velocity time graph give? ठीक है, velocity and time graph, area of velocity and time graph हमको क्या देता है? यस, एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, हाँ, टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ किसको शो करेगा बेटा? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। किसको शो करेगा? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 20th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th इज इफ अ मूविंग बॉडी कम्स टू द रेस्ट, अगर कोई चलती हुई बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, देन इट एक्सेलरेट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, और वो फिर से एक्सेलरेट कर रहा है अपने मोशन की वजह से, देन इट्स मोशन इज, तो उसका मोशन कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या फिर ऑल ऑफ दीज डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? हाँ, तब उसका मोशन कैसा हो जाएगा? इट्स मोशन इज नेगेटिव मोशन, है ना? नेगेटिव मोशन क्यों? क्योंकि पहले चलती हुई जो बॉडी थी, ठीक है, वो क्या हो गए? पहले स्लो डाउन हो गए, स्लो डाउन होने के बाद स्टॉप हो गए, है ना? तो एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन। सो यहाँ पे ऐसा रिटार्डेशन का ग्राफ पता है ना आपको कैसा बनता है? इस तरीके से नेगेटिव स्लोप बनेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20th का विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। ओके, क्या इतना क्लियर है? फटाफट से बताइए मुझे। इतनी चीजें समझ में आ गई है। सो क्वेश्चन नंबर 20th का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट स्टेप के कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने भी सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपसे सही हुए। ठीक है, सो आज की इस क्लास को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।